नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। जैसा कि आप लोगों के लिए जीएस का लेक्चर इस समय हम लोगों ने चालू किया है, तो आज से हम दृष्टि का घटना चक्र पॉइंटर भी शुरू करेंगे। सबसे पहले भूगोल का पॉइंटर हम देखेंगे, इसमें भी शुरुआत भारत के भूगोल से करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भारत के बारे में। दोस्तों, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, एक दक्षिण एशियाई देश है। संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व भारत करता है, जनगणना 2011 के अनुसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग भारत के पास है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्षेत्रफल में। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक स्थित आकृति जो चतुष्कोणीय है। मुख्य भूमि का विस्तार देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर से दक्षिण जो भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। इसकी अवस्थिति देखते हैं। इसकी अवस्थिति दोस्तों हिंद महासागर के उत्तर में है। देशांतरी विस्तार पूर्वी गोलार्ध में है और अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है। आइए अब अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजन करती है। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश रेखा क्या होता है, तो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा। दोस्तों ये पृथ्वी है, बीच में विषुवत रेखा, इसके समानांतर खींची गई सब रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं, और ये बीच वाली विषुवत रेखा। अक्षांश का परिभाषा विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी। दोस्तों ये विषुवत रेखा है, तो ये अक्षांश रेखा है, तो उसके बीच की जो दूरी है यही अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा के बारे में जान लेते हैं। भूमध्य रेखा का उत्तरी दिशा, जो भूमध्य रेखा की उत्तरी दिशा में उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं और दक्षिणी दिशा में दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। विषुवत वृत्त का अन्य नाम है भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। अक्षांश का मापन अंश, मिनट और सेकंड द्वारा किया जाता है। अक्षांश रेखाओं के बारे में और देखते हैं, तो दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 179। एक विषुवत वृत्त यानी एक अक्षांश रेखा विषुवत वृत्त है। उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखा 89 और 89 दक्षिणी गोलार्ध की। 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं, तो उत्तरी गोलार्ध 89 संख्या में और दक्षिणी गोलार्ध भी 89 हैं। प्रधान यमुनोत्तर रेखा देख लेते हैं। तो प्रधान यमुनोत्तर रेखा जो है उसका अन्य नाम 0 डिग्री देशांतर है। इसे एक काल्पनिक रेखा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है। इसके बारे में विशेष जान लेते हैं। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजन करती है रेखा। आइए दोस्तों अब देशांतर रेखाएं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देशांतर रेखाएं जो हैं असमानांतर रेखाएं हैं। परिभाषा, प्रधान यमुनोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी में वृद्धि होती जाती है। जैसे विषुवत रेखा की ओर बढ़ते जाएंगे दोस्तों, ये पृथ्वी है, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। जैसे हम विषुवत रेखा की तरफ आएंगे, देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ती जाएगी। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं की मध्य की अधिकतम दूरी होती है 111.33 किलोमीटर। अब भारत का विस्तार देखते हैं दोस्तों। भारत का विस्तार है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अक्ष उत्तरी अक्षांश, 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर। अब भारत के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्य जान लेते हैं। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में पूर्णतः है। इसका विस्तार उष्ण और उपोष्ण दो भागों में है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। आइए दोस्तों भारत और कर्क रेखा का संबंध देख लेते हैं।
भारत एवं कर्क रेखा के बारे में विशिष्ट तथ्य। तो कर्क रेखा जो है विषुवत रेखा के उत्तर में अवस्थित 23 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दिन की अवधि में वृद्धि होती है। इस समय सूर्य का उत्तरायण होने पर उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि में वृद्धि होती है। अब मानक समय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। मानक समय, भारतीय मानक समय अन्य नाम है प्रमाणिक मध्याह्न रेखा। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में नैनी से गुजरती है तथा मिर्ज़ापुर से गुजरती है। पृथ्वी का 24 घंटे में 360 डिग्री घूमना, यानी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री तक घूमती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट। इसका कारण प्रधान यमुनोत्तर के पूर्व में स्थित होने की वजह से। भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर रेखा जो है 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर का संबंध भारत के 5 राज्यों से है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आइए और देखते हैं विशिष्ट तथ्य देखते हैं अब। कुल देशांतर रेखाएं जो है 360 है, 180 पूर्व में, 180 पश्चिम में। महान वृत्त जो है सभी देशांतर रेखाओं द्वारा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे महान वृत्त कहा जाता है। प्रधान यमुनोत्तर रेखा, प्रधान यमुनोत्तर से पूर्व दिशा में जाने पर समय जीएमटी से ग्रीनविच मीन टाइम से आगे जाता है और पश्चिम दिशा में जाने पर समय जीएमटी से पीछे होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटा आगे की जाती है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटा पीछे होती है। 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतरों में समय का अंतर 24 घंटे का होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यमुनोत्तर के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़कर निर्धारित की गई रेखा है। अब दूरस्थ राज्य या दूरस्थ बिंदु देख लेते हैं भारत का। तो सुदूर उत्तरी राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। सुदूर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, सुदूर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सुदूर पश्चिमी राज्य है गुजरात। भारत के सुदूर राज्य जो है 31 अक्टूबर 2019 के डेटा के हिसाब से। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक सुदूर स्थित क्षेत्र दक्षिणी भाग जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और सबसे उत्तरी भाग है लद्दाख। भारत सुदूरस्थ बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में समग्र रूप से है। जबकि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य में है। सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है अरुणाचल प्रदेश में और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है गुजरात में। सीमावर्ती देश देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत पड़ोसी देश 2 प्रकार की सीमाएं हैं, प्राकृतिक होती हैं और मानव निर्मित। भारत की जो भू सीमा है 15,106.7 किलोमीटर है। द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा जो है 7,516.6 किलोमीटर। दोस्तों मैंने अपने वीडियो में इसके बारे में आपको बताया भी होगा। स्थलीय सीमा देखते हैं भारत का। उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान। भारत मानव निर्मित सीमा साझेदार देश। मानव निर्मित सीमा 2 दोस्तों हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन दोनों देशों के साथ मानव निर्मित सीमा बनाई गई है। पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ सीमा, रेड क्लिफ रेखा जो है इन दोनों देश के साथ बनाई गई है। दोस्तों देखिए यहाँ दिया हुआ भी है, पाकिस्तान मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार से भारतीय सीमा साझेदार देश है। निकटतम पड़ोसी देश भारत के 9 हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। आइए दोस्तों आगे देखते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देख लेते हैं। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु। वह भारतीय राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय ग्रीनविच मीन टाइम के मध्य अंतर है 5.5 घंटे का। भारतवर्ष में गांवों की संख्या है, जनगणना 2011 के हिसाब से 6,40,932। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ। भौतिक विभाजन देख लेते हैं दोस्तों भारत का। भारत के प्राकृतिक प्रदेश प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक है। दोस्तों पुरा चुंबकत्व जो है अध्ययन की एक शाखा है जो प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक है। चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन भी इसी से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकत्व का आधार बनाया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व कहलाता है। दोस्तों प्राकृतिक प्रदेश भारत देखते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है और तट एवं द्वीप है। कुछ विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। भारतीय स्थल पिंड जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत क्षेत्र दोस्तों भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक है। हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं का विकास जो दोस्तों प्लेटों के मध्य टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस सागर के बीच स्थित टेथिस सागर के अवसादी चट्टानों में वलन की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हुआ है। भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा में विस्थापन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय प्लेट जो छोटी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट बड़ी प्लेट थी, उससे टकराई। दोस्तों मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प यानी 200 मिलियन वर्ष पूर्व संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार संबंधित तत्व। एक मिनट दोस्तों, आइए देखते हैं। पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है भूगर्भीय रूप में। भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार का जो बहिर्शायी है मेघालय पठार है। भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप द्वारा पृथक हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ी एवं चौड़ी घाटियों से हुआ है। आइए अब कुछ परीक्षोपयोगी तथ्य देखते हैं। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला दर्शाती है तो युवा स्थलाकृति को अत्यधिक ऊंचे शिखर, गहरी घाटियों एवं तेज बहने वाली नदियों से संबंधित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं हिमालय के तराई क्षेत्र में। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर ऊंचाई नेपाल एवं चीन के बीच पाई जाती है और नेपाल एवं चीन द्वारा घोषित विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। नेपाल एवं चीन द्वारा घोषित विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये, और ये नेपाल में पाई जाती है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम भारत में है। इसका जो स्थान है सिक्किम भारत में पर्वत है। आइए देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में देख लेते हैं। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है, इसका अन्य नाम तिब्बत हिमालय है। कैलाश पर्वत जो है ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। कैलाश पर्वत प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ इसकी हैं। काराकोरम में केटू पर्वत पाया जाता है। लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि। महत्वपूर्ण तथ्य भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से है नवीन वलित पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय। महान हिमालय के वलय की प्रकृति है असममित। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। हिमालय की रचना समानांतर वलय
श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी बृहद हिमालय श्रेणी काराकोरम पर्वत श्रेणी भाग है ट्रांस हिमालय का। हिंदू धर्म का वह पवित्र पर्वत जो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में है। कैलाश पर्वत हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, जबकि कश्मीर में 400 किलोमीटर। पामीर की गांठ स्थित है। ट्रांस हिमालय तिब्बत में। पश्चिमी घाट पर्वत एवं दक्कन ट्राइब की उत्पत्ति क्रमशः हुई थी सेनोजोइक काल तथा क्रेटेशियस काल में। बृहद हिमालय विशिष्ट तथ्य। अन्य नाम ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय। हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी। निर्माण ओलिगोसीन युग में। अन्नपूर्णा और धौलागिरी चोटी क्रमशः नेपाल के उत्तर मध्य और मध्य क्षेत्र में स्थित है, जो कि इसी हिमालय में पाई जाती हैं, इसी श्रेणी में। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देख लेते हैं। ये हमारी है पामीर गांठ, ये ट्रांस हिमालय है। इसके पूर्व में कुनलुन श्रेणी है और पश्चिम में हिंदू कुश। दोस्तों ट्रांस हिमालय में एक काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख है ये। उसके नीचे जास्कर है। कैलाश श्रेणी भी है। हिमालय में ही शिवालिक श्रेणी है। हिमालय में पर्वत है जैसे कामित पर्वत, नंदा देवी, डफला, नामचा बरवा, मिसमी, डफला, नामचा बर्मा, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बूम भी हिमालय का ही भाग है। नागा पहाड़ी भी है। मीजो, जैंतिया, खासो, गारो खासी जैंतिया मेघालय पठार मेघालय में पाई जाती हैं। लघु हिमालय देखते हैं दोस्तों। लघु हिमालय अन्य नाम मध्य हिमालय। घाटियाँ इसमें कश्मीर की घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी। निर्माण मध्य मायोसीन युग में। पीर पंजाल इसकी सबसे लंबी श्रृंखला है। अन्य श्रृंखला धौलाधर, महाभारत आदि। मध्य हिमालय की ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर। बाय या उप हिमालय दोस्तों, बाय या उप हिमालय या जिसे कहते हैं शिवालिक श्रेणी। अन्य नाम शिवालिक श्रेणी या नवीन हिमालय। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आदि। दून लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोद घाटी को दून कहते हैं। ऊंचाई 900 से 1100 मीटर, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। आइए दोस्तों आज देख लेते हैं और इतना, उसके बाद बाकी कल देखेंगे। हिमालय का भौगोलिक विभाजन। पश्चिम से पूर्व नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। सबसे पश्चिम में है पंजाब हिमालय, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच पाया जाता है। उसके बाद आता है कुमाऊं हिमालय, सतलज से काली नदी के बीच। फिर नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता नदी के बीच। फिर असम हिमालय, तीस्ता से दिहांग नदी के बीच के मध्य ये सब हिमालय को बांटा गया है। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ देख लेते हैं दोस्तों। अरावली श्रृंखला जो कि दिल्ली से लेकर राजस्थान तक फैली हुई है। डफला पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। नागा हिल्स नागालैंड में। मिजो हिल्स मिजोरम में। गारो खासी जैंतिया मेघालय में है। कैमूर की पहाड़ी भी है दोस्तों, यहीं देख लीजिए। रामगढ़ की पहाड़ी, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। गढ़जात की पहाड़ी उड़ीसा में है। मलयागिरी है। दंडका रण क्षेत्र उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों तरफ फैला हुआ है। नल्ला मलाई पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी दोस्तों तमिलनाडु और तमिलनाडु में है। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में है। अन्नामलाई की पहाड़ी है दोस्तों। सबसे दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी पाई जाती है। दोद्दा बेटा दोस्तों पश्चिमी घाट की चोटी है। गिर की पहाड़ी गुजरात में है। सतमाला की पहाड़ी है। हरिश्चंद्र शिखला, बालाघाट आदि पहाड़ियाँ। धन्यवाद दोस्तों।